नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद आज लगभग सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने अपना काम संभाल लिया। मंत्रिमंडल मिलने के बाद आज मंत्री अपने दफ्तर पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, कानून मंत्री किरण रिजिजू, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत मीनाक्षी लेखी और जॉन बारला आज अपने दफ्तर में पहुंचे। विस्तार तो हो गया, लेकिन इस कैबिनेट विस्तार के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे कई बड़े मंत्रियों से मंत्रालय क्यों ले लिए गए, कैबिनेट में किन मंत्रियों का प्रमोशन किया गया और उस प्रमोशन के पीछे की वजह क्या रही, किन मंत्रियों के विभाग कम किए गए और इसके पीछे क्या वजह रही। मोदी कैबिनेट में विस्तार के पीछे आने वाले चुनावों को बड़ी वजह माना जा रहा है। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। मोदी कैबिनेट इस बार उत्तर प्रदेश से 7 नए राज्य मंत्री बनाए हैं। इसके बाद अब कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से कुल 15 मंत्री हैं। जानकारों की माने तो यूपी चुनाव को साधना भी इस कैबिनेट फेरबदल का बड़ा मकसद है। मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और मेरे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता है सबका आशीर्वाद प्राप्त है। यह बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहां पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। ये पार्टी का ग्रेटनेस है, क्योंकि ऑर्डिनरी वर्कर को भी भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं और एमपी भी बन सकता है और पार्टी का अध्यक्ष भी बन सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं, अभी पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी है, उससे पहले अमित शाह जी है, उससे पहले राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी है। ये पार्टी को लगातार काम करने वाले कार्यकर्ता जो भी प्रमोशन हो ऑटोमेटिक पार्टी करते हैं। ये पार्टी का ग्रेटफुल है। तो संस्कृति और विदेश नीति आपस में बहुत जुड़े हुए हैं विषय और एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसे में जो भी कुछ हम भारत की ताकत को बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो, और भारत ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है और वो सही तरीके से सबको पता चले कि वो भारत की देन है। और साथ ही बाहर से अगर कुछ अच्छी चीज़ें लाने वाली है भारत में, तो वो आदान प्रदान, रिश्तों का आदान प्रदान, नीतियों का आदान प्रदान, विश्व की बेहतरी के लिए जो भी कुछ काम है वो जिम्मा। मोदी 2.0 कैबिनेट विस्तार का जो पहला ये रूप था, क्योंकि पहली जब मोदी सरकार थी उसमें करीब 3 कैबिनेट विस्तार हुए थे, इसमें ये पहला विस्तार है। तमाम लोगों को इंक्लूड किया गया। बहुत सारे ऐसे सरप्राइज एलिमेंट रहे जो कि ऐन वक्त पर जिनको इस्तीफा मांगा गया या उन्होंने इस्तीफा दिया, इस पर एक लंबी चर्चा, लंबी बहस हो सकती है। लेकिन क्यों हटे, क्या वजह रही, इसके पीछे वजह क्या है, क्या भविष्य का खाका तैयार करने की कोशिश में है बीजेपी। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ राजीव पांडे साहब बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। राधिका खेड़ा जी, स्वागत है आपका, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इम्तियाज अहमद अंसारी साहब जेडीयू से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं और प्रिया सहगल सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मैं शुरुआत अपने तमाम राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन प्रिया जी सबसे पहले आपसे ही सवाल पूछ लेता हूं। पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि आगे आने वाली स्थिति, हालात को देखते हुए जिस तरह से बैठक चल रही थी, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बीएल संतोष के दौरे लग रहे थे, लग रहा था कि कुछ करेगी बीजेपी। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश को प्रमुखता है, देश के अलग अलग हिस्सों को प्रमुखता है, वहां ज्यादा प्रमुखता है जहां चुनाव होने वाले हैं। आपका क्या टेक कहता है कि इस कैबिनेट विस्तार के पीछे प्रधानमंत्री और सरकार में एक तरीके से बीजेपी की सोच क्या रही? सोच यही रही है, 2 चीजों की सोच रही है। एक तो ऑफ कोर्स जो अभी चुनाव आने वाले हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आ रहे हैं, और बाकी भी प्रदेश
चुनाव आ रहे हैं उनको मद्देनजर रखा है, लेकिन इनको प्रधानमंत्री ने 224 को भी नजर में रखा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होती थी इस गवर्नमेंट की कि इस गवर्नमेंट में इतने चेहरे नहीं है जो गवर्नेंस कर सके, जो जैसे कि हम कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ, जिनको अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, और ठीक तरह से 3-4 सेक्टर से जहां पे तो बहुत ही खराब काम कर रहा था। तो उन्होंने पहले तो वो परसेप्शन ठीक किया है, जैसे कि हेल्थ मंत्री को हटाया, आईटी मंत्री को हटाया है और एजुकेशन मंत्री को हटाया है। तो ये 3-4 सेक्टर्स में उनको काफी सरकार को क्रिटिसिज्म आ रहा था, उनकी काफी लोग उनकी खिताई कर रहे थे, तो उन्होंने पहले उनको हटाया और उन्होंने जो नए चेहरे लाए हैं उन सबसे, और ये भी कहा जा रहा था कि इस सरकार के पास अनुभव नहीं है और पढ़े लिखे लोग नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा कि कितने सारे MBAs हैं, कितने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और जैसे कि देखा जाए जो क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज है उसमें ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा दाएं हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स ऑफ कोर्स पढ़े लिखे हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है, क्योंकि एक ये भी कमजोरी थी कि पॉलिटिकल जो परसेप्शन है वो तो सही हो रहा था, लेकिन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं ना काम चलाने का तरीका, वो नहीं था सरकार में। अब उन्होंने उन लोगों को लगाया जिनको पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, और ब्यूरोक्रेट्स को की मिनिस्ट्रीज दी गई हैं ताकि काम चलाया जाए। जैसे कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर में जैसे कि मनसुख मंडाविया को ले आए हैं, अश्विन वासनी ब्यूरोक्रेट हैं, तो हेल्थ मिनिस्टर पढ़े लिखे हैं, उनको पॉलिटिकल साइंस का भी डिग्री है। तो इस तरह के लोग लाए हैं ताकि ये क्रिटिसिज्म ना हो मोदी गवर्नमेंट पे। तो ऑप्टिक्स उन्होंने बड़ी सोच समझ के किया है, क्रिटिसिज्म से बचने की कोशिश की है, लोगों को लाने की कोशिश की है, लेकिन इस सब के पीछे आगे आने वाला जो भविष्य है, अगला जो साल है, उसमें कई ऐसे चुनाव हैं जहां पर अच्छी खासी मशक्कत होने वाली है और अच्छी कसौटी पर कसे जाने की तैयारी है। लिहाजा अभी से होमवर्क पक्का करने की कोशिश है। राजीव पांडे साहब मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या माना जाए, ये कैबिनेट विस्तार है या कार्य विस्तार है, या फिर कलई लगाई गई है चमकाकर सामने रखने के लिए एक नए रूप, नए कलेवर में? राजीव जी, देखिए, हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में भारत के प्रधानमंत्री को अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनने का अधिकार है, और उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत के प्रधानमंत्री देश को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए उन्होंने ये सारे बदलाव किए हैं। आप, प्रिया जी ने बहुत सारी बातें कही, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने यंग फेस जो सारे, देखिए जब कोई सरकार बनती है तो हर क्षेत्र के लोगों का इंक्लूजन होना चाहिए। चाहे आप देख ले जो 50% महिला है देश में, तो उसका हुआ। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का आप देख लीजिए किस प्रकार से पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर में लाया गया। महिला है, ओबीसी की संख्या आप देख लीजिए, SC ST, यानी अगर आप देखें तो इस सरकार में कोशिश है कि हर एक क्षेत्र के लोगों को, हर एक वर्ग के लोगों को मंत्रिमंडल में डाल करके और उनका जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है, जिससे कि जो बेस्ट काम है जो भारत की सरकार जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के लिए जो काम कर रही है, उसको लिया जाए। और अगर आप देखें तो जो बड़े बड़े मंत्रालय थे उसको टच भी नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए जो बड़ी कैबिनेट मिनिस्टर है, जैसे फॉरेन फ्रंट पे भारत सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, विरोधी भी मानते हैं कि पहली बार दुनिया के पटल पर जो हमारा जो समर्थन है। सेम अगर आप देख लीजिए तो होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, जो ये 3 बड़े मंत्रालय थे, और जिनके पास ज्यादा मंत्रालय थे जो आपके चैनल पर भी दिखा रहे हैं, उसमें से लोगों को रखा गया है, अलग किया गया है, मंत्रालयों को छोटा करके लोगों को एक टास्क करके कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो बेस्ट काम है वो निकल करके आए और देश प्रगति के आगे बढ़े। जहां तक आप कह रहे हैं कलई लगाने का है या नया, मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि देखिए ये पूरे सारे टैलेंट पूल को यूटिलाइज करने की बात है। और एक पॉलिटिकल जो बात है राजीव जी, कि आप देखिए अभी बार बार विपक्षी कहते थे कि नहीं इनके तो अलायंस पार्टनर जा रहे हैं। आप देखिए कि जदयू का मिनिस्ट्री में आगमन हुआ, इसके बाद अपना दल का हुआ, इसके बाद आप जो बिहार में जो पॉलिटिकल अपना जो पशुपति पारस जी जो हैं उनका आगमन हुआ। तो और अगर आप देखिए तो इस प्रकार से एक बहुत ही बेहतर ढंग से इसको कि जिससे सरकार ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर पाए, इस प्रकार का ये चेंजेस हुआ। ठीक है। आपने तमाम बातें कही कि क्यों चेंज किया गया, वजह क्या थी, ज्यादा काम हो, कईयों के पास पोर्टफोलियो ज्यादा थे, बड़े जो बेहतरीन विभाग थे जहां अच्छा काम हो रहा था वहां बदला नहीं गया। ये सारी बातें अगर मैं आपकी मान लूं पांडे जी, तो फिर मुझे दूसरी चीज माननी पड़ेगी। अगर वो मानूंगा तो आपकी पहली बात नहीं माननी पड़ेगी। राधिका खेड़ा जी, क्या मैं इसका मतलब ये मानूं कि हेल्थ फ्रंट पर मोदी सरकार फेल हो गई? क्या ये मानूं कि शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार फेल हो गई? क्या ये मानूं कि
आईटी में जो बदलाव हुआ वहां पर फेल हो गई, आईएनबी में काम नहीं हुआ। क्या जहां जहां काम ठीक नहीं हुआ प्रधानमंत्री ने उन्हें बदला है और एक तरीके से स्वीकारोक्ति पेश की है? राधिका खेड़ा जी, आपके पास आऊंगा लौट के, मैं राधिका खेड़ा जी से पूछ रहा हूं। पार्टी के प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि 7 सालों में जो विकास को लेकर, मेरा ये मानना है कि विकास को लेकर अगर यह कैबिनेट रीशफल हुआ है तो इन्होंने तो खुद ही मान लिया कि 7 सालों से विकास हो नहीं पाया, ये हर महीने में फेल हुए हैं। और इन्होंने गिनवाया कि जिन मंत्रालय में काम हो रहा है उनको नहीं बदला गया। वेल, मेरा ये मानना है, बल्कि कांग्रेस पार्टी है पूरा देश नहीं जानता, कहीं ना कहीं आप भी जानते। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी राजीव भाई, प्लीज सुनिए। राजेश जी, एक मिनट, राधिका जी एक मिनट, मैं बोल लूं। राजेश जी एक विनम्र निवेदन है, मेरे सारे मेहमान समर्थ हैं अपनी बात रखने में, उन्होंने सब पता है, कृपा कर आप भी उन्हें सुने। जब आप बोल रहे थे आपको झूठ कह के टोका नहीं गया, सुने राधिका जी को, अपना पक्ष रखें, आप नोट कर ले, फिर कार्ड पेश करें, मैं वक्त दूंगा जी। अब बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि डिफेंस मंत्रालय में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अरे, चाइना हमारे घर के अंदर आके बैठ गया, अगर इससे अच्छा काम होना कहते हैं तो तालियां आपके लिए। ये कहते हैं फाइनेंस मंत्रालय में बहुत अच्छा काम हो रहा है, जीडीपी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, महंगाई अपरंपार है, लोगों की नौकरियां चली गई, ये अच्छा काम है, तो फिर आपके लिए तालियां। तो इससे आज तो 2 दिन से मुझे सबसे ज्यादा तरस भाजपा के प्रवक्ताओं पे आ रहा है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से जाए। वो कहते हैं ना, कैच 22 सिचुएशन हो गई है इनके लिए। तारीफ करे कि कहे कि मोदी जी ने गलत, जो विकास नहीं हो रहा था उसके लिए, तो इसका मतलब तो ये मान रहे हैं ना कहीं कि ये सरकार विफल रही है। और अगर सरकार विफल रही है, किसी भी सरकार कि जो कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी हो या किसी भी सरकार कितनी अच्छा काम कर रही है, वो उसके नेता से पता चलता है, और नेता कितना सक्षम है वो उस बात से पता चलता है वो कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने नीचे रखता है। तो अगर मोदी जी ने ऐसी चुने लोग हैं और ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जो 7 साल से बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर रहे थे देश का, और बार बार मोदी जी तो पटल पे, विश्व प्रसिद्ध पटल पे जाके कहते थे कि हमने तो कोरोना से जंग जीत ली है, तो मोदी जी उस समय झूठ बोल रहे थे कि आज इनके प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। और अगर सच्चाई में आपने इसलिए ये पूरा कैबिनेट एक्सपेंशन और चेंजेस करे हैं कि विकास के मद्देनजर, तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हर चीज की जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। और ये उन्हीं की लीडरशिप और उन्हीं की समझबूझ का फेलियर है कि वो ऐसे लोग 7 साल तक अपनी कैबिनेट में रखे हुए थे जो कुछ काम ही नहीं कर पा रहे थे। तो किस बेसिस पे मोदी जी आके कहते थे कि हमने पूरे विश्व के सामने बोला था कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है? अगर जंग जीत ली थी तो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को तो मंत्री होना चाहिए था अभी, वो तो और मंत्रालय, बल्कि 2 और मंत्रालय मिलने चाहिए थे उनको। तो पहले तो इनको तय करना पड़ेगा कि ये रीशफल क्यों हुआ। और बात आगे इस बात पे क्यों आ जाती है कि महिलाएं ऐड हुई हैं, ओबीसी ऐड हुए हैं, इस बात पे चर्चा क्यों नहीं होती कि ये जो कैबिनेट रीशफल हुआ है इससे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, प्राइस राइज, आपकी इकोनॉमी जो गिर रही है, जो आपकी जॉब लॉसेस हो रही हैं, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो चरमरा गया, कि उनको लेकर क्या। ठीक है राधिका जी, आप सवाल उठा रही हैं। अनुराग ठाकुर इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। प्रयास किया, हमारा सौभाग्य है कि आज देश में नेतृत्व माननीय मोदी जी का है, और हम जैसे युवाओं को बहुत कुछ सीखने का भी और करने का अवसर भी मिलता है। आगे भी उनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद मिलेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो खेलों के क्षेत्र में युवाओं से जुड़ी हुई क्षेत्र है, उनके लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे। बहुत धन्यवाद। ठाकुर, कार्यभार संभालने के बाद युवाओं के लिए जो कुछ भी करना होगा हम वो सब कुछ करेंगे। हम तमाम ऐसे काम करेंगे जो कि भविष्य में खेल और युवाओं को लेकर एक बेहतर भविष्य उनके सामने रख सके, उनको एक बेहतर भारत दे सके। मेरे साथ राधिका जी ने तमाम बातें रखी, और राजेश जी आप नोट जरूर कीजिएगा, राजीव जी आप नोट जरूर कीजिएगा। पांडे साहब की राधिका जी ने एक बात साफ कही है कि अगर कोरोना के दौर में बहुत बेहतरीन काम किया गया था सरकार की तरफ से, तो डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्या यह माना जाए कि बहुत ऐसी चीजें रही हैं जो कि शायद पब्लिक जनता के सामने शायद ना आ पाई हो, लेकिन प्रधानमंत्री के आकलन में समझ में आया हो कि वो बड़ी बड़ी जो गलतियां रही उनके चलते आज ये स्थिति हो गई, तो कहीं बहुत स्वीकारोक्ति। आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन इससे पहले मैं मेरे साथ इम्तियाज अहमद अंसारी साहब इस वक्त जेडीयू से जुड़े हुए हैं। इम्तियाज भाई, स्वागत है आपका इस बहस में। इम्तियाज भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पर मैं आपके पास आता हूं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन सबसे पहले यह बता दीजिए कि आरसीपी सिंह साहब जिनको की पद मिल गया उससे खुश है जेडीयू? जी बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड
एक एक कार्यकर्ता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। जनता दल यू के कार्यकर्ताओं में खुशी है और बिहार की जनता में सबसे ज्यादा खुशी है कि जनता दल यूनाइटेड केंद्र सरकार में शामिल हो गई। ये सबसे ज्यादा हर्ष की बात है, हम लोगों के लिए खुशी की बात है। चलिए, आप लोगों के लिए खुशी की बात है, लेकिन मैं मुद्दे पर आऊंगा। मुझे अब छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद लौट कर आता हूं। तो आप ही से शुरुआत करता हूं इम्तियाज भाई, इस सरकार और इस सरकार की उम्मीदों को लेकर अब जेडीयू क्या कुछ सोच रही है, और जो भी ये विस्तार हुआ है इसके पीछे क्या कुछ ऐसी वजह तो नहीं है जो कि गठबंधन धर्म निभाने के चलते या आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए मजबूर कर दी गई हो और अपरिहार्य हो गई हो, उसके चलते विस्तार हुआ हो? चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। और हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कैबिनेट विस्तार की, मोदी 2.0 सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार की। लेकिन इसकी वजह क्या रही, इसके पीछे आखिर क्या मजबूरियां रही, क्या आगे आने वाली चुनावी राजनीति इसके पीछे एक अहम रोल रखती है? लेकिन इससे पहले कि हम अपने तमाम खास मेहमानों के पास जाएं, अनुराग ठाकुर अपना कार्यभार संभालने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। जिन्होंने मेरे ऊपर युवाओं को लेकर और खेलों को लेकर एक नई जिम्मेदारी दी है, ये उनका विश्वास है और उनका खेलों के प्रति जो प्यार और भारत को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो उन्होंने मुहिम चलाई है, मैं प्रयास करूंगा जहां पर किरण जी लेकर गए थे उससे आगे उसको लेकर जाएं। सारी टीम के साथ मिलकर देश भर में खेलों को बढ़ाने का काम करेंगे। देश भर में युवाओं और खेलों को बढ़ाने का काम करेंगे, देश को एक बेहतर भविष्य देने की कोशिश करेंगे। अनुराग ठाकुर खेल और युवा मामलों के मंत्री कार्यभार संभालने के बाद कह रहे थे। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और सजेश पासवान साहब भी मेरे साथ इस वक्त एलजेपी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी जुड़ गए हैं। थोड़ी देर पहले मेरे साथ जुड़े थे, लेकिन इससे पहले कि मैं सजेश पासवान के पास रिएक्शन के लिए जाऊं, इम्तियाज भाई आपसे ही पूछना चाहूंगा। इम्तियाज भाई, एक मंत्री मिला है आपको आरसीपी सिंह के रूप में। चर्चा तो 4 तक की हो रही थी और यह भी हो रही थी कि कोई फार्मूला बना है, कोई रणनीति बनी है, उस पर ये मंत्री पद दिए जाएंगे। अब बता ही दीजिए, अब तो सब कुछ हो गया है, कितने मंत्री, क्या बातें थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? जनता दल यूनाइटेड एनडीए का घटक, लोग एनडीए के घटक है, एनडीए के पार्टी। हम लोगों का मकसद एनडीए को मजबूत करना है, केंद्र की राष्ट्रीय सरकार को ताकत देना है। जनता दल यूनाइटेड के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल के साथ लगातार मंत्री पद से पहले भी संपर्क में थे कि एनडीए को हम लोग को मजबूत करना है। जब संबंध होता है, जब गठबंधन होता है, तो नंबर उसको नहीं देखा जाता है कि हमारा नंबर क्या है। एनडीए को मजबूत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड को शामिल होना जरूरी था, ताकि हम केंद्र सरकार में शामिल हो और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत किया जाए। नंबर कुछ नहीं होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कदम उठाया है, उसके लिए मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए वो पार्टी की ओर से अधिकृत हैं, वो उनका स्वागत है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय का। और हम लोग एनडीए के पार्ट पहले भी थे और मंत्री परिषद में होने के बाद जनता दल यूनाइटेड को और खुशी है कि हम लोग केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल में हैं। चलिए, आपके इस बयान पर मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि कई सारे समीकरण जो ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते, तो उनका सतह पर आना भी ठीक नहीं होता और तमाम राजनीतिक दल इस मामले में चुप्पी ही साधते हैं और वो राजनीतिक संबंध निभाने में जरूरी भी होता है। सजेश पासवान मेरे साथ हैं, बिहार से ही 2 दल, एक तरफ जेडीयू और दूसरी तरफ सजेश पासवान एलजेपी से। अब तो सजेश भाई, चिराग की धमकी, चिराग का कोर्ट जाना कुछ काम नहीं आया, चाचा पशुपति पारस तो मंत्री बन गए हैं, तो अब क्या अभी भी दम भरेंगे कि एनडीए के साथ हैं? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, उनके साथ बिहार की जनता है। आपने देखा कि आशीर्वाद यात्रा का जो शुरुआत उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर से की थी, जिसमें लाखों की भीड़ आपने देखा था और निरंतर यह आशीर्वाद यात्रा उनका शुरू है। और अंतिम निर्णय जो पार्टी किसके पास रहेगी, इलेक्शन कमीशन के
अंतिम निर्णय का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने तो केंद्र सरकार को ये धमकी तक दे दी थी कि अगर पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया तो उसका नतीजा कोर्ट की कार्रवाई होगी, हम कोर्ट में जाएंगे। आप कोर्ट में गए भी, अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने एक तरीके से इशारा दे दिया कि अब आपकी जरूरत नहीं है, अब पशुपति पारस की जरूरत है, नंबरों की ज्यादा जरूरत है, संबंध बाद में निभा लिए जाएंगे। देखिए, इसमें ये सारा खेल कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में रिमोट है और नीतीश जी अपनी पार्टी को पूरी तरीके से जो है तोड़ चुके हैं पारस जी को मंत्री बना करके। मैं जदयू के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जब पिछले साल 3 मंत्री उनको दिया जा रहा था तो वो रूस के चले गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज एक आरसीपी जी को मंत्री बनाने के लिए वो अड़ गए, चूंकि पार्टी के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बाकी जो उनके बड़े नेता पार्टी में थे उनको सजेश भाई देखिए, 2 बड़े प्रवक्ता आपके साथ भी इस पैनल पे मौजूद हैं, मेरे साथ प्रिया जी भी जुड़ी हुई हैं। आप कुछ ऐसा बताइए जो हमें समझ में आए। जेडीयू के साथ क्या हुआ छोड़िए, आपकी हैसियत 0 हो चुकी है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हेलो हेलो जी बोलिए। आवाज मैं नहीं सुन पा रहा। चलिए, आवाज आप भले नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन मैं राजीव पांडे जी मेरे साथ बीजेपी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव पांडे जी, अब एक के बाद एक मंत्री कार्यभार संभालने लगे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है, जैसा हम सभी इस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, मानिए कि वो जो आपके प्रकाश जावड़ेकर साहब हुए, डॉक्टर हर्षवर्धन हुए, रमेश पोखरियाल निशंक साहब हुए, ये तमाम लोगों को इस्तीफा देना पड़ा, ये चले गए, अच्छी बात है। इनका काम प्रधानमंत्री को जो जिस तरीके से उन्होंने एवेल्युएट किया वहां पर ये नहीं ठहरे होंगे, वो तमाम बातें अंदर खाने होंगी। लेकिन जिन लोगों के मंत्रालय बदले गए हैं वो किस वजह से बदले गए हैं? पेट्रोलियम मंत्री को शिक्षा मंत्रालय में भेज दिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रालय बदल दिया गया, केवल उनका ही नहीं तमाम लोगों का मंत्रालय बदला गया है। तो आगे जो आपके राजनीतिक जो परिदृश्य आने वाला है उसको देखते हुए चेहरा बदला सा नजर आए और जो नाराजगी है वो जिस चेहरे के साथ थी उसके साथ चली जाए, क्या ऐसा तो नहीं? देखिए राजीव जी, ये काम आपका है कि आप उसको किस प्रकार से देखते हैं, या प्रिया जी कमेंट कर सकती है। लेकिन मैंने जो कहा, मैंने ओपनिंग कमेंट में भी यही कहा कि प्रधानमंत्री जी, देखिए ये कोई कांग्रेस की सरकार तो है नहीं कि प्रधानमंत्री कठपुतली है और पीछे से लेटर आता है, सब कुछ होता है, ऑर्डिनेंस फाड़ दिया जाता है। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी है, वो संविधान के हिसाब से उन्होंने एक नई टीम बनाई। उस टीम में मैंने ये कहा कि बड़े बड़े मंत्रालय नहीं भी बदले गए हैं और जिनके पास कई मंत्रालय थे उसमें से एक आध मंत्रालय अलग लोगों को देकर के स्ट्रीमलाइन किया है और प्रधानमंत्री जी के पास ये अधिकार है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने 2-3 बातें कह दी। एक तो उन्होंने बार बार कोरोना की बात कर देते हैं। कोरोना को अगर आप कंपेयर करें दुनिया के परफॉर्मेंस से, तो इंडिया का परफॉर्मेंस दुनिया के जो सबसे अमीर मुल्क है यूएसए, उससे बेहतर है। और अगर आप इंडिया में इसको डिवाइड करें तो जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र का फिगर देख लीजिए, डिबेट भटक जाएगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं कि क्या परफॉर्मेंस उनका है। इन्होंने इकोनॉमी की बात कही, सारी दुनिया की इकोनॉमी श्रिंक की। अभी जो इकोनॉमी है -7% गया है जीडीपी, है सबको पता है। लेकिन अगले बार जो 11-12% की बात हो रही है और जिस प्रकार से पिछले 8 महीने से करीब 1.5 लाख करोड़ का एवरेज आ रहा है जीएसटी का, ये इनको दिखाई नहीं देता। इन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी की बात की। ये वही लोग हैं जिनके समय में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, पटना, हैदराबाद हर साल बॉम्ब ब्लास्ट कराने वाले इनकी सरकार थी। आप मुझे बताइए कि पिछली बार आपने कब सुना कि हिंदुस्तान में कोई ब्लास्ट हुआ है? केवल बॉर्डर एरियाज को छोड़ दीजिए। नक्सल जब आई इनकी सरकार, छत्तीसगढ़ में तो एक हमला हुआ, अदरवाइज महाराष्ट्र में नक्सल फ्री टाइम था 5 इयर्स, तब तक बीजेपी की सरकार थी। देखिए क्या है, ये कांग्रेसियों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जितने चुनाव कोरोना के पहले या कोरोना के बाद हुए, अभी भी आप अगर बंगाल में देख लीजिए तो बीजेपी को 39% के करीब वोट आया। बिहार में कोरोना के बाद चुनाव हुआ, हमारी सरकार बनी। आप जहां जहां परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो आम जनता है वो भी राजीव भाई बंगाल में तो पूरी बीजेपी ही पहुंच गई थी, उसके बाद अगर आप लोग पीछे रह गए तो बंगाल की जनता ने क्या किया है उस पर मैंने बोलना नहीं चाहूंगा। वोटर का विवेकाधिकार आपके सामने आकर खड़ा हो गया, उस वोटर ने आपको रोक लिया। राधिका खेड़ा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई, मैं राधिका जी के पास जाऊंगा। आपने तमाम बातें एक के बाद एक बता दी, जीएसटी कलेक्शन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो तमाम चीजें, खैर वो रैली का ज्यादा पॉइंट्स होता है। राधिका जी,
आप सहमत नहीं होंगी, लेकिन आप क्यों सहमत नहीं होंगी जरूर बताइए राजीव जी को। मैं कह रही हूँ, जब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था और साथ साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी राहुल जी को सुबह शाम गाली भी देते थे, साथ साथ ट्रोल मंत्रालय भी संभाल रखा था, तो उनको तो और डबल प्रमोशन देनी चाहिए थी। उनको आपने बाहर क्यों निकाल दिया? ऐसा क्या उन्होंने गुनाह कर दिया जब उन्होंने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया? दूसरी बात, इन्होंने बात करी राष्ट्रीय सुरक्षा की। बिल्कुल सही बात है, देश ने आज तक नहीं देखा जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है कि हमने स्वयं पाकिस्तान को बुलाया गुरदासपुर में और कहा आके देखिए हमारा एयरबेस और जायजा लीजिए ताकि अगली बार आप क्या करेंगे। 6 महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को और सरकार को बताया था कि किस तरीके से ड्रोन से हमला हो सकता है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और हमने देखा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। चलिए खैर, इनको ये बातें भूल जाती है। तीसरी बात पे आते हैं, इन्होंने बात करी कोरोना को लेकर। राजस्थान की आपने बात करी, तो मैं राजस्थान के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं राजीव भाई, चाहे ये डिबेट भटक रही हो। राजस्थान के अंदर बीकानेर ऐसी जगह है जहां पे पूरे देश में पहली बार अगर डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू हुआ, राजस्थान ही ऐसी जगह है जहां पे मैक्सिमम वैक्सीनेशन चल रहा है और रिकवरी रेट पूरे देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा है तो वो राजस्थान में है। और राजस्थान के ही मॉडल्स है जिनका पहले दिन से आज तक पूरे विश्व में लोग चर्चा करते हैं। और छत्तीसगढ़ की सरकार हो, हर जगह की सरकार हो, आप लोगों ने तो सर देश की राजधानी को मार दिया। क्या हुआ? फर्स्ट वेव में तो आपने वादा किया था कि शाह साहब यहाँ पे सब कुछ संभालेंगे। सेकेंड वेव में दिल्ली जो देश की राजधानी है उसका इतना भयानक नजारा था कि लोग सड़कों पे मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए। वो दिल्ली जहाँ पे सारे मंत्री रहते हैं, लेकिन आपकी पूरी की पूरी सरकार देश की राजधानी छोड़कर बैठी हुई थी बंगाल में और मोदी जी वहां पे भीड़ गिन रहे थे जब यहाँ पे लोगों की मौतें हो रही थी और आपकी उत्तर प्रदेश में लाशें गंगा मैया में थी। तो मुझसे मत गिनवाइए आप लोगों ने क्या किया। और एक और बात, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है क्रिमिनल मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 के लिए, जो प्रधानमंत्री हेड करते हैं। अगर हर तरीके से हम देखा जाए कि कहाँ काम हुआ कहाँ काम नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। और फाइनेंस की भी बात कर देते हैं राजीव जी, आपको याद दिला दूं, 2 करोड़ साल में नौकरी देने का वादा किया था 7 साल पहले। 2 करोड़ से ज्यादा साल में नौकरी जारी है, जो देनी थी वो तो छोड़िए, जो है वो आप बचा नहीं पाए। प्याज के दामों में आपसे चर्चा करते हैं तो हमारी वित्त मंत्री साहिबा, जिनको वित्त की स्पेलिंग नहीं आती, वो कहती है मैं प्याज नहीं खाती। और आज जब इस देश के नए पेट्रोलियम मंत्री साहब ने अपना कार्यकाल संभाला तो साथ साथ एक रिटर्न गिफ्ट देश को मिला कि सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए। आपसे देश संभल नहीं रहा। बार बार आके आप लोग कभी ये बदल देते कभी वो बदल देते। अरे प्रॉब्लम तो ये है कि प्रधानमंत्री को अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी कि उनकी लीडरशिप फेल हो गई। उन्होंने ऐसे नगीने अपने कोर्ट में चुने जो बार बार फेल होते जी और जी तक वो किसी और पे माथा फोड़ते रहे। जी राधिका जी, लेकिन सोशल मीडिया पर जब कल के कैबिनेट विस्तार को लेकर जाए तो राजवीर जी जरा बुरा मत मानिएगा, सोशल मीडिया में इस तरह के ह्यूमर अक्सर आते रहते हैं। जैसे अभी राधिका जी ने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, राहुल गांधी जी उनके शपथ ग्रहण के बाद से ही शायद इस्तीफा मांग रहे हैं। और कल सोशल मीडिया इस बात से बस कर रहा था कि गड़बड़ी तो इंजन में थी, डिब्बे बदल दिए गए। खैर, प्रिया जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, बुरा मत मानिएगा राजीव जी, ये केवल सोशल मीडिया का ह्यूमर है। प्रिया जी एक बात बताइए, ये जो भी लोगों को हटाया गया है, क्या सरकार इस बात को समझ चुकी थी कि कोरोना के दौर में सीबीएसई की परीक्षा को लेकर जहां पर जब प्रधानमंत्री बैठे, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परीक्षाएं नहीं होंगी, इन्हें रद्द किया जाएगा, तब शायद फाइनल इस पर एक फैसला लिया जा सका। तो वो तमाम लोग, तमाम डिपार्टमेंट जो जनता से जुड़े हुए थे सीधे तौर पर, जिन पर जनता का असर पड़ता था, उनके कामकाज से जनता नाराज थी, इसलिए उन्हें हटाया गया। और दूसरा, जो आने वाले 5-6 राज्यों के चुनाव हैं उनको देखते हुए ये प्लेसिंग करनी थी और काम दिखाना था। क्या यही एक वजह है कल के कैबिनेट विस्तार को लेकर? प्रिया जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात पे सहमत हूँ कि ये जो रिशफल हुआ है ये बिल्कुल कॉस्मेटिक है, ज्यादातर ये हेडलाइंस की मैनेजमेंट के लिए हुआ है। क्योंकि जैसे कि आपने कहा था कि जहाँ पे जनता बहुत दुखी थी, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो या पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या फिर कोरोना की जो हैंडलिंग है, और हम सब ये मानते हैं कि इस सरकार में जो डिसीजंस देते हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री लेता है। हर्षवर्धन कुछ भी नहीं कर सकते थे, चाहे चाहते भी थे वो नहीं कर पाते। सारी डिसीजन प्रधानमंत्री ले लेते। उन्होंने नीति आयोग के लोग जुड़े थे, हर्षवर्धन तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते थे, हेल्थ सचिव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का था। तो
लेकिन देश को बलि का बकरा चाहिए था, देश को कोई चाहिए था कि माने कि गलती हुई है, क्योंकि कोरोना में मिसमैनेजमेंट हुआ है। इसको सरकार जितना भी छुपा सकती है नहीं छुपा सकती है, क्योंकि जाने गई है, हर घर में कोई जान गई है या किसी को जानते हैं जिसको कोरोना का नुकसान हुआ है। किसी को बलि का बकरा बनना था और प्रधानमंत्री ने हर्षवर्धन को बना दिया। हाँ, हर्षवर्धन की भी स्टेटमेंट्स है जो अच्छी नहीं गई थी, उनको भी सोच समझ के बात करनी थी, तो ठीक है, उनको प्राइस पे करना पड़ा। ये राजनीति है और प्रधानमंत्री पे बिल्कुल इस तरह का है, जिम्मेदारी जायजा है, उनके पास मैंडेट भी है, वो जैसे करें, क्योंकि इट्स अ वन मैन, सारा वोट उनके नाम पे पड़ा है, उनको अपने नाम बचाने के लिए। प्रिया जी, एक संक्षेप में एक चीज और यहाँ पर ऐड कीजिए। जहां तक बात प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद की है, इसको भी लेकर काफी मीम्स बन रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि एक मंत्री ने एक सोशल मीडिया साइट से टक्कर लेने की कोशिश की और वो मंत्री ही चले गए। खैर, उस पर बात अलग है, लेकिन इनका एकदम लास्ट मोमेंट एट द 11th आवर जो कहते हैं, वो इस्तीफा सामने आया है। क्या ऐसा तो नहीं कि ये मंत्री या ये नेता इस्तीफा देने के लिए तैयार ना हो रहे हों, लिहाजा ये चीजें एकदम लास्ट में हुई हैं, शपथ ग्रहण से करीब आधा घंटे पहले? मंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार ना हो, वो इस सरकार में नहीं चलता है कि कोई हल करे, कोई टैंट्रम्स करे, या संघ का भी उतना प्रभाव नहीं है। अगर संघ का प्रभाव होता तो निशंक पोखरियाल नहीं जाते। निशंक तो संघ के खास आदमी थे। बिल्कुल ये क्लियर है कि किसी का प्रभाव नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री का वर्ड फाइनल है। मुझे नहीं लगता किसी ने टैंट्रम थ्रो किए होंगे। और थोड़ा सा लाइटर वेन में देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि पीयूष गोयल को जो जिम्मेदारी थी, अब अश्विनी वासनी बन गए हैं नए पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल बन गया है नया स्मृति ईरानी। तो उनको वो वाला पोर्टफोलियो मिल गया है। ठीक है, ठीक है। सजेश पासवान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं एलजेपी से। सजेश पासवान, एक बात तो मानिए, जितनी ज्यादा चिराग पासवान ने इस मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर आवाज बुलंद करने की कोशिश की थी, शायद उसे उतने ही सख्त लहजे के साथ नकार दिया गया। पशुपति पारस को एनडीए में मंत्री बना लिया गया इस सरकार में। एक संकेत चिराग पासवान के लिए भी है कि अब उनकी राजनीति फिलहाल एनडीए के साथ आगे बढ़ने वाली नहीं है। इस सरकार ने तय कर लिया कि किसके साथ उसे आगे बढ़ना है। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने जिस तरह से हम लोगों को धोखा देने का काम किया है और जदयू के लोगों ने मेरे परिवार और पार्टी को तोड़ने का काम किया है, तो उनके साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता है। जनता मेरे साथ है और समय आएगा तो हम अपनी राजनीति बताएंगे लोगों को। तेजस्वी के साथ जाने की तैयारी है? हेलो, तेजस्वी के साथ जाने की तैयारी हो गई है आपकी? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। हम कहाँ जाएंगे या हम अकेले लड़ेंगे, ये समय बताएगा। अभी फिलहाल हम अपनी लड़ाई जनता के बीच रख रहे हैं। जो मेरे साथ धोखा देने का काम किया गया है, बीजेपी को जिस प्रकार से हम लोग विश्वास में रखे हुए थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का विश्वास था, उस विश्वास को उन्होंने विश्वासघात काम करने का काम किया है। और ये जनता सजेश भाई, राजनीति में आंकड़े कभी भी संबंधों से नीचे नहीं होते, आंकड़े हमेशा ऊपर होते हैं। इम्तियाज भाई, सजेश पासवान का कहना है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे आप लोगों की तोड़फोड़ और आप लोगों के प्रयास बहुत ज्यादा हैं। बीजेपी से तो खैर नाराज जताए जा रहे हैं। जो कुछ भी हुआ एलजेपी के साथ और खासतौर पर चिराग के साथ, उसके पीछे जदयू है। देखिए राजीव जी, सबसे पहले आग्रह हम आपसे करना चाहेंगे कि वो मेरे नाम के साथ जो प्रवक्ता चल रहा है, नेता जेडीयू कर दिया जाए, एक बात। दूसरी बात की ये जो आरोप लगा रहे जनता दल यूनाइटेड पे, श्री चिराग पासवान जी कहते थे कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हनुमान हूं। पूरे विधानसभा चुनाव में उन्होंने घूम करके कहा, लेकिन वो नकली हनुमान थे। असली हनुमान श्री तेजस्वी यादव के थे। तेजस्वी यादव राघोपुर में चुनाव लड़ रहे थे, वहां बीजेपी के कैंडिडेट थे। एलजेपी ने वहां कैंडिडेट देकर के श्री तेजस्वी यादव को जिताने का काम किया। ये असली हनुमान श्री तेजस्वी यादव के थे और नकली हनुमान बन करके माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर बिहार में घूमने का काम कर रहे थे। तो असली मुखौटा बिहार की जनता के सामने तो विधानसभा चुनाव में ही आ गया। उसके बाद लगातार इनकी राजनीति श्री तेजस्वी यादव के
संपर्क में थी तेजस्वी यादव के परिवार खैर के इम्तियाज भाई, संपर्क में समय थी। कम है, लेकिन नकली और असली हनुमान की इस उपमा के बीच में लंका किसकी जली है वो जरूर देखना होगा। चिराग ने तो खैर जो कुछ भी आग लगी है वो चिराग का ही दर जलता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। हमारे साथ तमाम आप खास मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात साफ है यहाँ पर इस कैबिनेट विस्तार को लेकर ये मानना प्रधानमंत्री का हक है, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वो अपनी कैबिनेट का विस्तार करें, लेकिन इस सब के पीछे राजनीतिक समीकरण कहीं ज्यादा प्रभावी रहे हैं और कहीं ज्यादा इस बात का अंदेशा रहा है कि जो कुछ भी वर्तमान हालात हैं उनमें जो लोग भी अब तक जिम्मेदार रहे हैं उनकी सरकार में जगह ना हो, उनकी जगह बेहतर लोग सामने आए। यह भी एक कोशिश प्रधानमंत्री की दिखाई पड़ी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।